तो हेलो दोस्तों, अब हम जेएस मिल को पढ़ेंगे। तो जेएस मिल का जो टाइम पीरियड था वो 1806 से 1873 के बीच रहा। और हम जो है तो मिल को पढ़ते हैं। तो मिल बिलोंग टू ब्रिटेन, मिल भी ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। ही इज ऑल्सो अ यूटिलिटेरियन फिलासफर। तो मिल भी एक यूटिलिटेरियन फिलासफर है। व्हाट इज यूनिक ऑफ मिल? तो मिल के बारे में मतलब यूनिक चीज़ क्या है? तो मिल के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट थिंकर, मतलब उनमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। इनकंसिस्टेंसी इन मिल, इसका क्या मतलब है कि ही इज यूटिलिटेरियन थिंकर, वो यूटिलिटेरियन थिंकर हैं। हु इज अक्यूज्ड ऑफ डिस्ट्रॉइंग यूटिलिटेरियनिज्म, तो वो एक ऐसे यूटिलिटेरियन थिंकर हैं जिन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को ही समाप्त कर दिया। कैसे? ही इज चैम्पियन ऑफ लिबर्टी, वो लिबर्टी के चैम्पियन हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अक्यूज्ड एज प्रॉफिट ऑफ एम्पटी लिबर्टी। तो वो चैम्पियन ऑफ लिबर्टी तो हैं, लेकिन उनको ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि वे मतलब खोखली लिबर्टी के पैगंबर हैं। ही इज चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी, वो चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी भी हैं, लेकिन अक्यूज ऑफ रिलक्टेंट डेमोक्रेट, तो उन्हें एक अनिच्छुक डेमोक्रेट के रूप में कहा जाता है। चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी तो हैं, लेकिन वो एक रिलक्टेंट डेमोक्रेट हैं। दो ही विल फाइंड, दो वी फाइंड इन though we find inconsistencies in ideas of J.S. Mill, yet he is consistent in his support for rights and liberty of women. चूँकि हम उनके जो आइडियाज़ में इनकन्सिस्टेंसीज तो पाते हैं, लेकिन जो J.S. मिल हैं वो जो वुमेन की राइट्स और लिबर्टी की जब बात करते हैं तो वहाँ पर वो कंसिस्टेंट है, मतलब वहाँ पर वो कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं दिखाते हैं, मतलब वो लगातार वुमेन के राइट्स और लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। Thus after Plato and after century, it was J.S. Mill among the political philosophers who talked about the equality of women and the need for the liberation of women. तो प्लेटो के बाद है ना, सदियों बीत जाने के बाद J.S. मिल ऐसे पॉलिटिकल फिलासफर हुए जिन्होंने इक्वालिटी ऑफ वुमेन, वुमेन के लिए जो है तो एक समानता का जो अधिकार होना चाहिए उसके बारे में बात की है। तो प्लेटो के बाद J.S. मिल ऐसे थिंकर पॉलिटिकल फिलासफर हुए हैं जिन्होंने वुमेन की इक्वालिटी की बात की और वुमेन के लिबरेशन की बात की। वाई भी सी इनकन्सिस्टेंसी इन J.S. मिल, तो हम J.S. मिल में इनकन्सिस्टेंसी क्यों देखते हैं? इनकन्सिस्टेंसी इन J.S. मिल इज़ बिकॉज ऑफ टाइम, टाइम की वजह से J.S. मिल में इनकन्सिस्टेंसी क्या है? ही इज अ ट्रांजिशनल थिंकर, वो एक ट्रांजिशनल थिंकर, बिकॉज ही इज स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म एंड मॉडर्न लिबरलिज्म। तो वो क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म के क्रॉस रोड्स पे खड़े थे, तो इसलिए उनमें इनकन्सिस्टेंसी दिखाई देती। क्लासिकल लिबरलिज्म क्या कहता है? क्लासिकल लिबरलिज्म लेसर फेयर की बात करता है, मतलब स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा इकोनॉमी में। और जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, जिसमें स्टेट जो है तो स्टेट की एक भूमिका होती है लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करने में। और जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो स्टेट को बिल्कुल नाइट वॉचमैन की तरह देखता है, और जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो स्टेट को एक है ना गारंटर ऑफ राइट्स की तरह देखता है और पॉजिटिव लिबर्टी की बात करता है जो मॉडर्न लिबरलिज्म है। तो इसलिए इसकी इनकन्सिस्टेंसी है J.S. मिल में। वेदर इट इज अ डीमेरिट फॉर एनी फिलासफर इफ ही इज इनकन्सिस्टेंट, तो क्या एक फिलासफर अगर इनकन्सिस्टेंट है तो ये कोई डिमेरिट है? नहीं, नहीं। मोर देन इनकन्सिस्टेंसी व्हाट मैटर इज रिलेवेंस, तो इनकन्सिस्टेंसी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है रिलेवेंस। क्या जो फिलासफर अपनी बात कह रहा है उसका कोई रिलेवेंस है या नहीं? इनकन्सिस्टेंसी। तो वन मोर रीजन फॉर इनकन्सिस्टेंसी, ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाई वेरी अपोजिट स्कूल ऑफ थॉट, तो जो
मिल में इनकंसिस्टेंसी है उसका एक और कारण है कि वो विरोधाभासी जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं उनसे इन्फ्लुएंस हुए हैं। फॉर एग्जांपल वो यूटिलिटेरियनिज्म से भी इन्फ्लुएंस्ड हैं और आइडियलिज्म से भी इन्फ्लुएंस्ड। यूटिलिटेरियनिज्म किस क्या क्या बात करता है, मटेरियलिज्म की बात करता है, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी की बात करता है, इंडिविजुअलिज्म की बात करता है, और आइडियलिज्म आइडियाज़ की बात करता है, और ये होल को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है पार्ट के मतलब कंपेरिजन में। तो होल मतलब पूरी सोसाइटी, पूरा एज अ सोसाइटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कौन, आइडियलिज्म। इंडिविजुअल को कम इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो इंडिविजुअल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो इसलिए भी उनके अंदर इनकन्सिस्टेंसी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड जेएस मिल इन, तो हमको जेएस मिल को कौन कौन से थॉट्स हैं उनको समझना है। तो सबसे पहले यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में जेएस मिल के क्या विचार हैं, लिबर्टी पर उन्होंने क्या बोला है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में उन्होंने क्या बोला है, और जो वुमेन का जो सब्जुगेशन होता है, वुमेन के जो अधीन किया जाता है उसके बारे में मिल का क्या कहना है। चलिए मिल के यूटिलिटेरियन के ऊपर क्या व्यू है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन जो आता है कि इन हिज क्वेस्ट टू रिफॉर्म यूटिलिटेरियनिज्म मिल अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयड यूटिलिटेरियनिज्म। तो एक क्वेश्चन आता है कि अपने है ना इस प्रयास में कि हम यूटिलिटेरियनिज्म को रिफॉर्म करेंगे, मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म को मतलब काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है मिल वाज अ पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर। मिल एक ऐसे पीटर थे जिन्होंने अपने मास्टर को ही धोखा दे दिया। इट इज बेटर टू बी अ सोक्रेटिस डिससैटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोक्रेटिस जो एक महान फिलोसफर रहे हैं उनका डिससेटिस्फैक्शन ज़्यादा कारगर है किससे, एक फूल, अगर एक जो बेवकूफ़ व्यक्ति है उसके सेटिस्फैक्शन से। अगर एक फूल व्यक्ति सेटिस्फाइड है कोई चीज़ करके, कोई चीज़ सोच के, और सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड है, तो ये ज़्यादा बेटर है कि सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड रहे और फूल सेटिस्फाइड रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटिलिटी इज टू बी अंडरस्टूड इन द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल सेंस। और यूटिलिटी को ब्रॉडेस्ट पॉसिबल सेंस में अंडरस्टैंड किया जाना चाहिए। तो मिल लिबर्टी के बारे में, मिल यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में क्या बोलते हैं। तो यूटिलिटेरियनिज्म जो है तो एक प्रभावशाली फिलॉसफी थी, कहाँ की, ब्रिटेन की, है ना। जब मिल के समय में यूटिलिटेरियनिज्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिलॉसफी थी ब्रिटेन में। यूटिलिटेरियनिज्म को कॉमन सेंस के रूप में जो है, तो यूटिलिटेरियनिज्म को कॉमन मैन्स फिलॉसफी के तौर पर जाना जाता है। तो यूटिलिटेरियनिज्म इज नोन एज कॉमन मैन्स फिलॉसफी। तो यूटिलिटेरियनिज्म को कॉमन मैन्स की फिलॉसफी के रूप में जाना जाता है। इन द इंडियन वर्जन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कैन बी कॉल्ड एज लोकायतन, एंड द प्रोमिनेंट इंडियन थिंकर इज चारवाक। लोकायता फिलॉसफी इज हेडोनिस्टिक। तो जो इंडियन कंस्ट्रक्ट में जो लोकायतन फिलॉसफी है जिसे चारवाक ने दिया है वो इसके यूटिलिटेरियनिज्म के करीब आती है। तो जो ये लोकायता की फिलॉसफी है वो हेडोनिस्टिक फिलॉसफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई यूटिलिटेरियन नोन एज कॉमन मैन फिलॉसफी। तो यूटिलिटेरियनिज्म को कॉमन मैन की फिलॉसफी से के नाम से क्यों जाना जाता है। तो इसको कॉमन मैन की फिलॉसफी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इट अपील्स टू द कॉमन मैन एंड बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। अपनी सिंप्लिसिटी के कारण ये कॉमन मैन को अपील करता है, कॉमन मैन के रीजन को अपील करता है। यूटिलिटेरियनिज्म के जो रूट्स हैं वो सोफिज्म में देखे जा सकते हैं। सोफिज्म क्या बात कर रहे थे, सोफिस्ट इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहे थे, मटेरियलिज्म की बात कर रहे थे एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट ग्रीक में। और मिडिवल टाइम में इट टुक द फॉर्म ऑफ हेडोनिज्म। तो मिडिवल टाइम में इसने हेडोनिज्म या एपिक्यूरिनिज्म का फॉर्म ले लेता है। और मॉडर्न टाइम में
ये यूटिलिटेरियनिज्म के रूप में उभर कर आता है। तो एंशियंट टाइम में सोफिज्म वर्सेस सोक्रेटिस की लड़ाई थी, मॉडर्न टाइम में इपिक्यूरियनिज्म और वर्सेस स्टोइसिज्म की लड़ाई थी, और मॉडर्न टाइम में यूटिलिटेरियनिज्म वर्सेस आइडियलिज्म एंड सोशलिज्म की लड़ाई थी। तो बेंथम, चलिए थोड़ा सा बेंथम के बारे में जान लेते हैं। बेंथम 1748 से 1832 के टाइम पीरियड में थे। तो बेंथम इज नोन एज फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। तो बेंथम को यूटिलिटेरियनिज्म का फादर के रूप में जाना जाता है। नॉट बिकॉज ही इज द फर्स्ट पर्सन टू गिव यूटिलिटेरियनिज्म, बट इट वाज बेंथम हु elevated यूटिलिटेरियनिज्म टू अ सिस्टमैटिक स्कूल ऑफ थॉट। तो बेंथम को यूटिलिटेरियनिज्म के फादर के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को एक सिस्टमैटिक स्कूल ऑफ थॉट के रूप में डेवलप कर दिया, है ना। बेंथम जो है तो फर्स्ट पर्सन नहीं थे जिन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी दी। क्यों? क्योंकि सोफिस्ट पहले से ही यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी को टीच कर रहे थे इन डिफरेंट फॉर्म, बट टीच तो कर रहे थे। और हॉब्स में भी हम यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी को पाते हैं, लॉक में भी पाते हैं। तो वो फर्स्ट पर्सन नहीं थे, लेकिन जो सिस्टमैटिक स्कूल ऑफ थॉट जो यूटिलिटेरियनिज्म बना वो बेंथम के कारण ही बना। तो बेंथम इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। तो इसलिए नहीं कि वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इसकी फिलॉसफी दी थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को एक सिस्टम ऑफ स्कूल, है ना, एक सिस्टमैटिक स्कूल ऑफ थॉट के रूप में डेवलप कर दिया। तो अब देखिए, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म के बीच में कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप पाई जाती है। लिबरलिज्म क्या करता है, क्या कहता है? इट इज़ ए पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट हैज़ कंसर्न फॉर लिबर्टी। तो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो लिबर्टी की बात करती है। Within liberalism, there are some people who are concerned just about the liberty of market, that is capitalist. तो लिबरलिज्म में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल किसकी बात करते हैं? लिबर्टी ऑफ मार्केट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटलिस्ट लिबर्टी ऑफ मार्केट की बात करते हैं। नाउ कैपिटलिज्म इज मूव्ड बाय प्रॉफिट एंड प्रॉफिट कैन बी अंडरस्टूड एज प्लेजर। और चूंकि कैपिटलिज्म जो है तो प्रॉफिट के द्वारा चलता है और प्रॉफिट को प्लेजर की तरह देखा जा सकता है। सो कैपिटलिज्म गेट कनेक्टेड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। इसलिए कैपिटलिज्म यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म की कोर वैल्यू क्या है? लिबर्टी है। यूटिलिटेरियनिज्म फॉर देम लिबर्टी इज नॉट एज फॉर देम लिबर्टी इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज यूटिलिटी। तो यूटिलिटेरियन थिंकर हैं या फॉर यूटिलिटेरियनिज्म, लिबर्टी यूटिलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूटिलिटी क्या है? प्लेजर या प्रॉफिट। अब बेंथम क्या है? यूटिलिटेरियन ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यूटिलिटेरियन ड्रा देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम हॉब्स। तो यूटिलिटेरियन अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से प्राप्त करते हैं? हॉब्स से प्राप्त करते हैं। और जो लिबर्टेरियंस हैं वो लिबर्टी पर एम्फसाइज करते हैं, नॉट जस्ट लिबर्टी ऑफ मार्केट। तो वो केवल लिबर्टी ऑफ मार्केट की बात नहीं करते, वो लिबर्टी एज अ होल बात करते हैं। और जो लिबर्टेरियंस हैं अपनी जो इंस्पिरेशन है वो लॉक से, मिल से ड्रा करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो बेंथम को यूटिलिटेरियनिज्म का फादर कहा जाता है। बेंथम जो है तो वाज लॉयर बाय एजुकेशन। तो बेंथम लॉयर थे, बट ही वाज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन लीगल रिफॉर्म। लेकिन उनका जो मेन कंसर्न था वो लीगल रिफॉर्म से एसोसिएटेड था, वो लीगल रिफॉर्म लाना चाहते थे। दो इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ बेंथम, बेंथम के दो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं वो इस प्रकार हैं: फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट और इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। तो दो उनके महत्वपूर्ण वर्क कौन कौन से थे? फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स और इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। तो प्रोमिनेंट प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म आर गिवन बाय बेंथम। तो जो यूटिलिटेरियनिज्म के जो प्रोमिनेंट, जो महत्वपूर्ण फीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वो बेंथम के द्वारा दिए गए, इसलिए इसे बेंथनिज्म भी कहा जाता है। तो पहला प्रोमिनेंट प्रिंसिपल क्या है? थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। उन्होंने
यूटिलिटी की उपयोगितावाद की थ्योरी दी है। तो व्हाट इज यूटिलिटी? बेंथम के अनुसार यूटिलिटी क्या है? तो यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ समथिंग और सम कमोडिटी। तो यूटिलिटी क्या है? किसी वस्तु की या किसी चीज की या किसी वस्तु की एक कैपेसिटी होती है जो प्लेजर देती है ना, जो प्लेजर देती है एज कंपेयर टू पेन। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ समथिंग इंक्रीज प्लेजर कॉल्ड एज पॉजिटिव यूटिलिटी। तो अगर यूटिलिटी एक कैपेसिटी है ना, किसी वस्तु की किसी चीज की जो प्लेजर को इंक्रीज कर देती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम पॉजिटिव यूटिलिटेरियनिज्म कहेंगे। अगर कोई वस्तु है जिसमें कैपेसिटी है कि वो प्लेजर को इन्हेंस कर दे, प्लेजर को बढ़ा दे, तो इसे पॉजिटिव यूटिलिटी कहा जाएगा। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी टू डिक्रीज पेन कॉल्ड एज निगेटिव यूटिलिटेरियनिज्म। और अगर यूटिलिटी किसी वस्तु की पेन को डिक्रीज करती है तो उसे निगेटिव यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाएगा। तो अगर किसी वस्तु की यूटिलिटी है, वो प्लेजर को बढ़ा रही है, प्लेजर को इन्हेंस कर रही है, तो उसे पॉजिटिव यूटिलिटी कहा जाएगा, पॉजिटिव यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाएगा। और कोई वस्तु है जिसमें ये कैपेसिटी है कि वो पेन को कम कर दे, तो उसे निगेटिव यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाएगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूटिलिटी? तो यूटिलिटी का इम्पोर्टेंस क्या है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी? तो पॉलिटिकल फिलॉसफी के दृष्टिकोण से यूटिलिटी का क्या इम्पोर्टेंस है? तो अकॉर्डिंग टू बेंथम द इम्पोर्टेंस ऑफ यूटिलिटी इज इन एक्सप्लेनिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो बेंथम के अनुसार यूटिलिटी की महत्वता इस बात से है, क्योंकि इसके माध्यम से हम ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? वी कैन एक्सप्लेन वाई मैन एक्टेड इन अ मैनर ही हैज एक्टेड। तो हम यह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसने कोई काम किया है उसने क्यों इस तरीके से काम किया है ना। वो जो व्यक्ति कोई काम करता है तो क्यों वो उसी तरीके से काम करते हैं, उस तरीके से वो काम क्यों करता है, ये यूटिलिटी की इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके से काम कर रहा है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये हम यूटिलिटी के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यूटिलिटी आल्सो टेल्स हाउ मैन ऑट टू बिहेव। और यूटिलिटी हमें ये भी बताती है कि एक व्यक्ति को कैसे काम करना चाहिए, किस तरह से एक्ट करना चाहिए। और इस टाइप की यूटिलिटी को क्या कहेंगे? इथिकल और नॉर्मेटिव हेडोनिज्म के नाम से जाना जाता है। तो thus for Bentham, if we are looking for the reliable guide of human behavior as well as human morality, we should adhere or seek to take guidance from principle of utility। तो बेंथम के अनुसार अगर हम एक रिलायबल गाइड चाहते हैं जिससे हम ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकें और उसके ह्यूमन मोरालिटी को भी प्रेडिक्ट कर सकें, तो हमें किस चीज़ से गाइडेंस लेना चाहिए? हमें प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी से गाइडेंस लेना चाहिए। तो बेंथम का स्टेटमेंट है कि नेचर हैज प्लेस्ड मैन अंडर टू सॉवरेन। तो नेचर ने, प्रकृति ने व्यक्ति को दो सॉवरेन के अंदर अधीन रखा है। दो सॉवरेन कौन कौन से हैं? दो सॉवरेन मास्टर्स, दैट इज प्लेजर एंड पेन। तो दो सॉवरेन हैं जिन्हें मास्टर कहा जा सकता है, वो कौन कौन से हैं? प्लेजर और पेन। Not only they determine how one should behave, but will also determine how one ought to behave। तो प्लेजर और पेन ना केवल ये डिसाइड करते हैं कि एक व्यक्ति को कैसे बिहेव करना चाहिए, वो ये भी डिसाइड करते हैं कि एक व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, है ना। तो प्लेजर और पेन क्या डिसाइड करते हैं? वो ये डिसाइड करते हैं कि एक व्यक्ति कैसे बिहेव करेगा, और ये भी डिसाइड करते हैं कि वो कैसे बिहेव करना चाहिए, है ना। ये बात। थ्योरी ऑफ यूटिलिटी क्या है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी को देखते हैं। कैपेसिटी ऑफ समथिंग टू इंक्रीज प्लेजर ओवर पेन। तो यूटिलिटी क्या है? किसी वस्तु की कैपेसिटी है जो
पेन के कंपैरिजन में प्लेजर को बढ़ा देती है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, थ्योरी ऑफ यूटिलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये एक्सप्लेन करती है कि एक व्यक्ति वाई मैन बिहेव इन अ मैनर दे बिहेव, तो एक व्यक्ति जिस तरह बिहेव कर रहा है वो क्यों ऐसा कर रहा है। इट आल्सो गाइड हाउ मैन शुड और आर्ट टू बिहेव, और यह ये भी बताता है, ये भी गाइड करता है एक व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू बेंथम नेचर हैज प्लेस्ड मैन काइंड अंडर टू सॉवरेन, तो टू सॉवरेन मास्टर, तो बेंथम के अनुसार नेचर ने व्यक्ति को दो सॉवरेन मास्टर के अंतर्गत रखा है जिन्हें प्लेजर और पेन के नाम से जाना जाता है। तो ऑल ह्यूमन एक्शन डिटरमाइंड बाय प्लेजर एंड पेन, दिस डिटरमाइंड हाउ वी विल एक्ट, तो जो हमारे सभी एक्शन होंगे वो प्लेजर और पेन से गाइड होंगे, और यह जो प्लेजर और पेन ये भी डिटरमाइन करेंगे कि हम कैसे एक्ट करेंगे और हमें कैसे एक्ट करना चाहिए। तो हम कैसे एक्ट करेंगे और हमें कैसे एक्ट करना चाहिए, ये दोनों चीज़ें कौन बताता है? दो सॉवरेन मास्टर प्लेजर और पेन बताते हैं। दस अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ यूटिलिटी मोरल और एथिक्स और राइट कंडक्ट इज विच गिव्स प्लेजर, तो थ्योरी ऑफ यूटिलिटी के अनुसार जो मोरल और इथिकल एक्ट राइट कंडक्ट क्या होगा? जो प्लेजर को बढ़ाता है या कि जो प्लेजर देता है, जो तो यूटिलिटी के अनुसार, थ्योरी ऑफ यूटिलिटी के अनुसार वही एक्ट मोरल होगा, वही एक्ट एथिकल होगा, वही कंडक्ट राइट होगा जो हमारे प्लेजर को, जो हमें प्लेजर देता है। द रॉन्ग कंडक्ट विच रिजल्ट इनटू पेन, और गलत कंडक्ट क्या होगा? जो पेन, इसका परिणाम पेन होगा। तो व्हाट इज यूटिलिटेरियन इथिक्स और मोरालिटी स्टैंडर्ड ऑफ राइट ऑन रॉन्ग, तो यूटिलिटेरियन इथिक्स क्या है, यूटिलिटेरियन मोरालिटी क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ इथिक्स, स्टैंडर्ड ऑफ राइट और रॉन्ग क्या है। तो इफ़ एनी एक्शन इंक्रीजेज प्लेजर इट इज़ राइट, अगर कोई एक्शन हमारे प्लेजर को बढ़ा रहा है तो वो राइट है, और अगर कोई एक्शन इंक्रीजेज द पेन इट इज़ रॉन्ग, अगर कोई एक्शन हमारे पेन को इंक्रीज कर रहा है तो वो गलत है। प्लेजर एंड पेन फॉर्म द बेसिस ऑफ यूटिलिटेरियन इथिक्स, तो प्लेजर और पेन यूटिलिटेरियन इथिक्स का आधार। तो वाई यूटिलिटेरियन इथिक्स इज सुपीरियर टू द अदर थ्योरीज ऑफ इथिक्स, तो यूटिलिटेरियन जो इथिक्स है वो इथिक्स की दूसरी थ्योरियों से सुपीरियर क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बेंथम इट इज़ सुपीरियर बिकॉज इट इज़ नेचुरल, क्योंकि यह सुपीरियर है, क्योंकि यह नेचुरल है, मतलब इथिकल नेचुरलिज्म का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, मतलब विच इज़ एविडेंट इन बेंथम स्टेटमेंट, जो कि नेचुरल कैसे है, इसे हम बेंथम के एक स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि नेचर हैज़ प्लेस्ड ऑल मैनकाइंड अंडर द टू सॉवरेन मास्टर दैट इज पेन एंड प्लेजर, तो ये है, और पेन एंड प्लेजर डिटरमाइन करते हैं कि हम कैसे बिहेव करेंगे और कैसे हमें बिहेव करना चाहिए। व्हाट आर द अदर एडवांटेज एंड डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ इथिक्स, तो यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ इथिक्स के क्या और एडवांटेज हो सकते हैं और क्या इसके यूनिकनेस क्या है, इसके डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है। तो यूटिलिटेरियन जो इथिक्स है वो डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब इट डज नॉट सफ़र फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ इनडिटर्मिनेशन, तो ये इनडिटर्मिनेशन की जो है तो प्रॉब्लम से सफ़र नहीं करती है। इट इज़ अ डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी बिकॉज इट टेल्स दैट अल्टीमेटली प्लेजर एंड पेन डिटरमाइन व्हाट मैन विल डू और व्हाट मैन विल नॉट डू, तो वो इनडिटर्मिनेशन से नहीं सफ़र करती है ना, उसके अंदर कोई विरोधाभास की बात नहीं है, कोई दुलमुल रवैया नहीं है। वो क्या कहते हैं कि अल्टीमेटली प्लेजर और पेन ही डिटरमाइन करेंगे कि कोई व्यक्ति है ना क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, है ना, कोई व्यक्ति क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अल्टीमेटली कौन डिसाइड करेगा? प्लेजर और पेन। तो यूटिलिटेरियन एथिक्स में ये क्लियर है, कोई है ना राग लगा, कोई भी जो है तो डाउट नहीं है इसमें। तो चलिए सेकंड इसका जो है तो देखते हैं एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज क्या है? यूनिवर्सलिज्म है, तो इट मीन्स इट अप्लाइज ऑन ऑल ह्यूमन बीइंग, तो एवरी ह्यूमन बीइंग इज गाइडेड बाय प्लेजर एंड पेन, तो यह हर
व्यक्ति पर लागू होती है और हर व्यक्ति प्लेजर और पेन से गाइड होता है। प्लेजर एंड पेन आर द अल्टीमेट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्शन, और प्लेजर और पेन ह्यूमन एक्शन के अल्टीमेट डिटर्मिनेंट है। हाँ, तो प्लेजर और पेन ही हैं जो हमारे ह्यूमन एक्शन को डिटरमाइन करते हैं। थर्ड इसका जो एडवांटेज है ये कंसिक्वेंशलिस्ट है। कंसिक्वेंशलिस्ट है मतलब वेदर द एक्शन इज राइट और रॉन्ग विल डिपेंड अपॉन द कंसिक्वेंसेस। तो कोई एक्शन राइट है या रॉन्ग है ये उसके परिणामों पर निर्भर करेगा। इफ़ एनी एक्शन रिजल्ट इनटू हैप्पीनेस देन दैट एक्शन इज राइट। अगर कोई एक्शन हम करते हैं और उससे हमको खुशी मिलती है तो वो एक्शन राइट होगा। वेयर एज एनी एक्शन इंक्रीजेज द पेन दैट एक्शन इज गोइंग टू बी रॉन्ग। तो अगर कोई एक्शन जिससे हमको हमारे पेन में बढ़ोतरी होती है तो वो गलत होगा। यूटिलिटेरियन डू नॉट जज द राइटियसनेस ऑफ एनी एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट। तो जो यूटिलिटेरियंस हैं वो किसी भी एक्शन के जो है तो किसी भी एक्शन को, कोई भी एक्शन सही है या गलत है, वो इंटेंट के आधार पर जज नहीं करते हैं कि इंटेंशन क्या था। उससे उसको कोई मतलब नहीं। इंटेंशन आपका सही हो गलत हो उससे यूटिलिटेरियंस को कोई मतलब नहीं। आपके परिणाम सही हैं या गलत हैं केवल उनको उससे मतलब है। दे जज द राइटियसनेस ऑफ एनी एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंसिक्वेंस। मतलब परिणाम अगर आपके सही हैं तो आपका एक्शन सही है, अगर परिणाम गलत हैं तो आपका इंटेंशन कुछ भी रहा हो उससे यूटिलिटेरियंस को कोई मतलब नहीं है। इफ़ एनी एक्शन रिजल्ट इनटू प्लेजर दैट एक्शन इज ऑटोमेटिकली करेक्ट। सिमिलरली इफ एनी एक्शन रिजल्ट इनटू पेन दैट एक्शन इज ऑटोमेटिकली रॉन्ग। अगर कोई एक्शन हमारे प्लेजर को बढ़ाता है या कोई एक्शन करने से हमें प्लेजर मिलता है तो वो एक्शन करेक्ट होगा, और अगर कोई एक्शन हमारे करने से हमें पेन मिलता है तो वो एक्शन ऑटोमेटिकली रॉन्ग होगा। Thus, unlike Plato and Socrates, who are deontological, utilitarians are consequentialist। तो जो प्लेटो और सोक्रेटिस हैं वो डिओन्टोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में विश्वास करते हैं। डिओन्टोलॉजिकल का मतलब है कि देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल फॉर विच देयर आर सर्टेन वैल्यूज फॉर विच नथिंग कैन बी सेक्रीफाइड। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए है ना सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता है। और यूटिलिटेरियंस क्या कहते हैं? यूटिलिटेरियन परिणाम की बात करते हैं। और डिओन्टोलॉजिकल, अगर कोई एक्शन, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्शन लिया और समहाउ वो गलत हो गया, लेकिन डिओन्टोलॉजिकल आपके इंटेंशन को देखेंगे कि क्या आपने कोई एक्शन लिया और वो गलत हो गया तो क्या आपका इंटेंशन सही था। अगर आपका इंटेंशन सही था, अगर आपने झूठ बोला तो झूठ बोलना एक गलत काम है। तो अगर आपने का इंटेंशन सही था झूठ बोलने पर तो उसे वो सही मान लेंगे। लेकिन यूटिलिटेरियंस क्या कहेंगे कि नहीं, वो परिणाम की बात करेंगे। तो ये है चौथा जो इसका एडवांटेज है या कि इसका डिस्टेंसिवनेस है, ये ऑब्जेक्टिविटी या कंक्रीटनेस। जो ऑब्जेक्टिव और कंक्रीट है ये। तो इफ़ वी सी द अप्रोच ऑफ अरिस्टोटल और प्लेटो हु आर एम्फसाइजिंग ऑन द गुड कंडक्ट। अगर हम प्लेटो और अरिस्टोटल की अप्रोच देखते हैं तो वो किस चीज़ पर एम्फसिस करते हैं? वो गुड कंडक्ट पर एम्फसिस करते हैं। तो ये इट इज़ क्वाइट वेग टू अंडरस्टैंड। लेकिन यह गुड कंडक्ट क्या है, ये मतलब काइंड ऑफ बहुत ही वेग है ना, स्पष्ट नहीं है जिसे हम समझ सकें। लेकिन फॉर यूटिलिटेरियंस इफ एक्शन गिव प्लेजर इट इज़ गुड, इफ एक्शन गिव्स पेन इट इज़ बैड। लेकिन यूटिलिटेरियन का सीधा सा फंडा है, अगर आपका कोई एक्शन है और वो प्लेजर दे रहा है तो वो अच्छा है, और अगर कोई एक्शन है जो पेन दे रहा है तो वो बेकार है, उससे मतलब नहीं अपने को। तो दस यूटिलिटेरियनिज्म इज मोर कंक्रीट एंड ऑब्जेक्टिव गाइड। तो इसलिए यूटिलिटेरियनिज्म ज़्यादा कंक्रीट और ऑब्जेक्टिव गाइड है। क्वांटिटेटिव, तो ये क्वांटिटेटिव है। फॉर बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म इज बेटर गाइड नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल कंडक्ट बट आल्सो फॉर गवर्नमेंट और पब्लिक पॉलिसी मेकर। तो बेंथम के अनुसार यूटिलिटेरियनिज्म जो है तो एक अच्छी गाइड है, एक अच्छी कुंजी है, न केवल इंडिविजुअल्स के लिए बल्कि गवर्नमेंट के लिए और पब्लिक पॉलिसी मेकर्स के लिए भी एक अच्छी कुंजी का काम कर सकता है। कौन? यूटिलिटेरियनिज्म। तो बेंथम के अनुसार प्लेजर डू नॉट डिफर इन क्वालिटी, दे डिफर ओनली इन क्वांटिटी। तो जो प्लेजर होता है
वो क्वालिटी पे डिफ़र नहीं करता है ना। दे डिफर ओनली इन क्वांटिटी, तो वो क्वांटिटी में डिफ़र करता है। डिफ़र करता है मतलब क्वालिटी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्वांटिटी से में अंतर होता है। तो उनका एक स्टेटमेंट है कि पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि देयर आर नो सुपीरियर और इन्फीरियर प्लेजर। तो कोई सुपीरियर प्लेजर या इन्फीरियर प्लेजर जैसी चीज़ नहीं होती है। केवल क्या होता है, देयर आर ओनली लेस प्लेजर और मोर प्लेजर। तो या तो हमको ज़्यादा प्लेजर महसूस होगा या कम प्लेजर महसूस होगा, है ना। सुपीरियर और इन्फीरियर की कोई बात नहीं। दस फॉर वेंथम पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। तो पुष्पिन एक काइंड ऑफ खेल होता है, वो पोइट्री के बराबर, है ना। तो जितना मज़ा पोइट्री को करने में या सुनने में आता है, उतना ही मज़ा पुष्पिन को खेलने में आएगा, ये कहना है। इट इज़ ऑल्सो मीन्स दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम। इसका ये भी मतलब हुआ कि सभी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सेम होते हैं। बेंथम इवन डिवाइड्स अ फार्मूला टू कैलकुलेट प्लेजर। बेंथम ने एक फार्मूला भी ईजाद किया जिससे हम प्लेजर को माप सकते हैं, और उस फार्मूला का क्या नाम था? फेलिसिफिक कैलकुलस। फार्मूला का क्या नाम था? फेलिसिफिक कैलकुलस, मतलब जिससे हम हैप्पीनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट इज़ कम्प्लेक्स फार्मूला टू मेजर द अमाउंट ऑफ प्लेजर। तो ये एक काइंड ऑफ जटिल फार्मूला है, इसके माध्यम से हम प्लेजर को माप सकते हैं। बेंथम हैज़ गिवन 7 पैरामीटर टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ प्लेजर। तो बेंथम ने 7 पैरामीटर दिए हैं जिससे हम प्लेजर की क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। कौन कौन से? इंटेंसिटी मतलब कितना ज़्यादा है, ड्यूरेशन मतलब कब तक, कितना लॉन्ग, सर्टेनिटी मतलब हाउ मच श्योरिटी इज देयर, मतलब सर्टेनिटी मतलब कि श्योरिटी कितनी है कि ये प्लेजर हमको देगा ही देगा। प्योरिटी मतलब हाउ प्योर और लेस पेनफुल, तो ये कितना प्योर है और कितना लेस पेनफुल होने वाला है। फेक्यूंडिटी मतलब वेदर प्लेजर इज गोइंग टू फॉलोड बाय प्लेजर और पेन। तो क्या प्लेजर जो हमको प्लेजर मिलेगा, क्या उसके बाद हमें प्लेजर मिलेगा या फिर पेन मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमने शराब का सेवन किया, शराब के सेवन करने के बाद क्या हमें प्लेजर मिलेगा कि पेन मिलेगा? तो कुछ लोगों को प्लेजर मिलता है, कुछ लोगों को पेन मिलता है। प्लेजर कैसे मिलता है? भाई नशा है, मुझे अच्छा लगता है तो मज़ा आता है, लेकिन अगर नाली में गड्ढे में गिर गए तो पेन मिलेगा सुबह सुबह, ये दिक्कत है। तो प्रोपिनक्यूटी मतलब हाउ मच टाइम इट विल टेक। तो कोई भी फॉर एग्जांपल हमने शराब का सेवन किया तो उसको प्लेजर देने में कितना टाइम लेगा, वो तो तुरंत ही मिलने लगता है। एक्सटेंट क्या है? हाउ ब्रॉड, हाउ मैनी पीपल कैन गेट इट, मतलब ये कितना ब्रॉड है और कितने लोग एक साथ प्लेजर ले सकते हैं। ये इसका 7 प्रिंसिपल हैं जो है ना, पैरामीटर हैं जो क्वांटिटी ऑफ प्लेजर को डिसाइड करेंगे। तो बेंथम का एक फेमस स्टेटमेंट है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फॉर बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म इज अ इफेक्टिव गाइड फॉर पब्लिक पॉलिसी विच पॉलिसी गवर्नमेंट शुड ऑप्ट फॉर। तो यूटिलिटेरियन, तो बेंथम के अनुसार जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो एक महत्वपूर्ण कुंजी है किसके लिए? पब्लिक पॉलिसी के लिए, ऐसी पॉलिसी जिसे गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू बेंथम बिटवीन ऑप्शन गवर्नमेंट शुड ऑप्ट फॉर द पॉलिसी विच रिजल्ट इनटू द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो अगर गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है, चॉइस है, तो उसे ऐसी पॉलिसी को ऑप्ट करना चाहिए, ऐसी पॉलिसी को अपनाना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस देती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हैप्पीनेस देती है ना। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस दे, ऐसी पॉलिसी सरकार को अपनानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हैप्पीनेस को पहुंचा सके। स्टेट कैन डिटरमाइन द पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ फेलिसिफिक कैलकुलस। तो जो फार्मूला है उन्होंने दिया था बेंथम ने फेलिसिफिक कैलकुलस का, तो उसके माध्यम से सरकार जो है तो पॉलिसी को डिटरमाइन कर सकती है। तो बेंथम इज अ क्लासिकल लिबरल, बेंथम एक क्लासिकल लिबरल है। Who believe that minimum is the intervention of government in the economy, more it will result into the greatest happiness of the greatest number। तो बेंथम को एक क्लासिकल लिबरल है
तो उनका ये मानना है कि जितना कम गवर्नमेंट का इंटरफियर इकोनॉमी में रहेगा उतने ज़्यादा लोगों को हैप्पीनेस मिलेगा। अकॉर्डिंग टू बेंथम, हैप्पीनेस ऑफ ईच पर्सन हैज़ टू बी काउंटेड सेपरेटली। और बेंथम का मानना था कि हर व्यक्ति की जो प्लेजर है उसे, हैप्पीनेस है उसे अलग अलग मापना चाहिए। इन डिटरमाइनिंग द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर वी शुड काउंट प्लेजर एंड प्लेजर एंड पेन ऑफ ईच पर्सन। तो अगर हमें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को डिटरमाइन करना है किसकी, ग्रेटेस्ट नंबर की, तो हमें हर व्यक्ति के प्लेजर और पेन को गिनना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, तो इसके प्लेजर हैं, प्लेन है, प्लेजर है, पेन है, प्लेजर है, पेन है, तो इसको जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, और जब आप सम करोगे तो एग्रीगेशन, आप सबको जोड़ दोगे तो एग्रीगेटेड वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए बेंथम क्या कहते हैं, एग्रीगेटिव व्यू ऑफ सोसाइटी को प्रोपोगेट करते हैं। तो एग्रीगेटिव व्यू मतलब सबके प्लेजर और पेन को जोड़ दो और जो अमाउंट मिलेगा उसे हम कंसिडर कर लेंगे। और ऑर्गेनिक व्यू क्या होता है, ऑर्गेनिक व्यू आइडियलिस्ट जैसे प्लेटो और रूसो जो बात करते हैं वो एसोसिएटेड है। तो बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म केम अंडर क्रिटिसिज्म। तो अब जब जो है तो बेंथम ऐसी बातें करते हैं तो उनका जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो क्रिटिसाइज किया जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल कार्लिल एक फिलासफर रहे हैं, कॉल इट एज पिग्स फिलासफी। तो कार्लिल क्या कहते हैं कि ये पिग्स फिलासफी है ना। वाई कार्लिल कॉल्स इट पिग्स फिलासफी, तो कार्लिल ऐसे पिग्स फिलासफी क्यों कहते हैं, बिकॉज बेंथम थ्योरी कंप्लीटली डिसरिगार्ड द क्वालिटी ऑफ प्लेजर। क्यों, क्योंकि बेंथम का जो फिलासफी है वो प्लेजर की क्वालिटी पे कोई ध्यान ही नहीं देता है, उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। इट ओनली एम्फसाइजेज ऑन क्वांटिटी ऑफ प्लेजर, ये केवल प्लेजर की क्वांटिटी पर ध्यान देता है, प्लेजर के क्वालिटी पर नहीं। क्योंकि बेंथम ने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया है तो यूटिलिटेरिज्म को क्रिटिसाइज किया गया है ना। क्योंकि बेंथम ने यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव को, यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट को क्रिटिसाइज को इग्नोर किया, इसके कारण यूटिलिटेरिज्म जो है तो अंडर स्कैनर आ गया, मतलब उसको क्रिटिसाइज किया जाने लगा। हेंस एज अ डिसाइपल ऑफ बेंथम जे.एस. मिल ट्राइड टू रिफॉर्म यूटिलिटेरिज्म। और इस सिचुएशन में जो जे.एस. मिल थे वो बेंथम के डिसाइपल थे, उनके एक शिष्य थे, तो उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को क्या किया, सुधारने का प्रयास किया। हाउएवर ही वेंट टू सच एन एक्सट्रीम दैट ही डिस्ट्रॉयड यूटिलिटेरियनिज्म। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो इतनी दूर तक चले गए, इतनी एक्सट्रीम तक चले गए कि उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म की जो बेसिक फिलासफी है उसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि ही इज कॉल्ड एज अ पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर। तो एक ऐसे पीटर थे, कैसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने मास्टर की जो लर्निंग थी उसे ही बेकार कर दिया या ख़त्म कर दिया। तो चलिए अब यहाँ से बेंथम का जो है तो पार्ट ख़त्म होता है। अब हम थोड़ा सा मिल के बारे में समझेंगे। तो मिल यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में क्या बोलते हैं, मिल एज पीटर डिनाइड हिज मास्टर, इंट्रोडक्शन टू मिल्स कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, मिल यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में क्या बोलते हैं, फिर मिल को देखेंगे कि जो है तो क्यों कहा जाता है कि मिल एक ऐसे पीटर हैं जिन्होंने अपने मास्टर को डिनाइड कर दिया, और उनके कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी को देखेंगे। तो जी.एस. मिल एक क्लासिकल लिबरल है, बट हु इज रियलाइजिंग द लिमिटेशन ऑफ थ्योरी। लेकिन वो एक क्लासिकल थ्योरी है ना, लिबरल तो हैं, लेकिन वो उसकी जो थ्योरी है क्लासिकल लिबरलिज्म की, उसकी थ्योरी के लिमिटेशंस को भी समझ रहे हैं। तो लिबरलिज्म की थ्योरी क्या प्रोपोगेट करती थी, लेसा फेयर, यानी एक स्टेट जो मिनिमम इंटरवेंशन करे, जो नाइट वॉचमैन का की भूमिका में रहे और लोगों की या इकोनॉमी में उसको ज़्यादा इंटरफेरेंस ना रहे। तो थ्योरी ऑफ लेसा फेयर क्या सजेस्ट करती है कि स्टेट शुड नॉट इंटरफियर और इंटरवीन इन इकोनॉमी। तो स्टेट को इकोनॉमी में हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मिल के क्रिटिसिज्म देखते हैं यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में। तो मिल इज अ पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर, मिल हैज़ डिवाइड यूटिलिटेरियनिज्म टू द एक्सटेंट ही डिस्ट्रॉयड यूटिलिटेरियनिज्म। तो मिल एक ऐसे पीटर थे जिन्होंने अपने मास्टर की लर्निंग को डिनाई कर दिया, और जो मिल ने जो जिस तरह से मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म को रिवाइज किया, तो उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म के बेसिक इसेंस को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या है,
तो इसे समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियन दैट अ पर्टिकुलर एक्शन इज राइट और रॉन्ग द क्राइटेरिया इज कंसिक्वेंस। तो अगर कोई एक्शन पता करना है कि राइट है या रॉन्ग है तो क्राइटेरिया क्या होगा, परिणाम। अगर परिणाम अच्छा है तो राइट है, परिणाम बुरा है तो गलत है। यूटिलिटेरियनिज्म इज आल्सो नोन एज कंसिक्वेंशलिज्म। तो यूटिलिटेरियनिज्म को कंसिक्वेंशलिज्म के नाम से यानी थ्योरी बेस्ड ऑन आउटकम। तो इसमें आउटकम पे ज़्यादा फोकस रहता है कि आउटकम अगर राइट है तो हमारा डिसीजन राइट है, अगर आउटकम रॉन्ग है तो हमारा जो डिसीजन है वो, हमारा एक्शन है वो रॉन्ग होगा। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ कंसिक्वेंस। तो कंसिक्वेंस का क्या क्राइटेरिया होगा, कंसिक्वेंस मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यूटिलिटी दैट इज डिटरमाइंड बाय प्लेजर एंड पेन। तो कंसिक्वेंस इसके द्वारा, कंसिक्वेंस का क्राइटेरिया क्या होगा, यूटिलिटी मतलब वो प्लेजर और पेन के माध्यम से डिसाइड किया जाएगा। यूटिलिटी ओनली इफ इंक्रीजेज आवर प्लेजर। यूटिलिटी उसकी तब होगी जब वो हमारे प्लेजर को बढ़ा देती है। यूटिलिटेरियनिज्म हैड्स इट्स ओरिजिन इन सोफिस्ट हु वर वैल्यू निहिलिस्ट और वैल्यू रिलेटिविस्ट। तो जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो अपनी जो रूट्स है वो कहाँ से फाइंड करता है, सोफिस्ट से फाइंड करता है, जो वैल्यू निहिलिस्ट थे या वैल्यू रिलेटिविस्ट थे। इसका क्या मतलब है, वैल्यू निहिलिस्ट और वैल्यू रिलेटिविस्ट से क्या मतलब है, मतलब कि नो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग, वेरी सब्जेक्टिव फिनोमिना। तो राइट एंड रॉन्ग, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, ये एक सब्जेक्टिव फिनोमिना है ना। और इसका कोई एक ना निर्धारित क्राइटेरिया नहीं है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। ये है वैल्यू निहिलिज्म और वैल्यू रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट। सोफिस्ट लेटर ऑन गिवन वे टू एपिक्यूरियनिज्म होज फिलासफी इज हेडोनिज्म, मतलब प्लेजर और पेन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो सोफिस्ट के बाद मिडिवल टाइम में क्या आया था, एपिक्यूरियनिज्म, जिसकी फिलासफी हेडोनिज्म से प्रभावित है, मतलब प्लेजर और पेन के प्रिंसिपल पर आधारित है। लेटर ऑन मैकियावेली, हॉब्स, लॉक सपोर्ट यूटिलिटेरियनिज्म, और बाद में मैकियावेली, हॉब्स, लॉक ने यूटिलिटेरियनिज्म की फिलासफी को सपोर्ट किया। बेंथम के साथ क्या हुआ कि यूटिलिटेरियनिज्म हैज़ बिकम सिस्टमैटिक स्कूल ऑफ थॉट। तो बेंथम ने यूटिलिटेरियनिज्म को एक सिस्टमैटिक स्कूल ऑफ थॉट के रूप में तब्दील कर दिया, है ना। डिस्पाइट द फैक्ट बेंथम वाज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट बट नोन एज द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। तो बेंथम को यूटिलिटेरियनिज्म का फादर कहा जाता है, बावजूद इसके कि वो पहले पर्सन नहीं थे जिन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में बात की थी। मिल कंसिडर हिमसेल्फ एज ए डिसाइपल ऑफ बेंथम। तो मिल अपने आप को बेंथम का एक शिष्य मानता था। एंड बेंथिज्म फोकस ऑन प्रॉफिट एंड प्लेजर। तो बेंथिज्म किस चीज़ पे फोकस करता है, प्रॉफिट और प्लेजर पे फोकस करता है। एंड कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर मोरालिटी और ह्यूमन डिग्निटी, और वो ह्यूमन डिग्निटी और मोरालिटी को पूरी तरह से धिक्कारता है, पूरी तरह से डिनाई कर देता है। तो बेंथम्स आइडिया क्रिटिसाइज एज पिक्स फिलॉसफी बाई कार्लिल। तो कार्लिल ने बेंथम के आइडिया को इस संदर्भ में क्या कहा है, पिक्स फिलॉसफी से संबोधित किया है। तो मिल्स ने फिर क्या किया, अब चलो हम यूटिलिटेरियनिज्म का रिवीजन करते हैं। तो मिल्स रिवीजन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, तो मिल्स का यूटिलिटेरियनिज्म में क्या रिवीजन रहा ये देखने योग्य बात है। तो चलिए अब मिल के रिवीजन को देखते हैं कि मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म का किस प्रकार रिवीजन किया। तो मिल जो है तो मिल ही वांटेड टू डिफेंड बेंथम, वो बेंथम को डिफेंड करना चाहते थे। कौन, मिल। क्यों, क्योंकि वह अपने आप को बेंथम का शिष्य मानते थे, इसलिए वो बेंथम को डिफेंड करना चाहते थे। तो बेंथम की जो है ना, जो मिल की बुक है ऑन यूटिलिटेरियनिज्म, बुक का टाइटल है, उस पर उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को रिवाइज किया है। तो मिल कैसे यूटिलिटेरियनिज्म को रिवाइज करते हैं, तो मिल जो है तो यूटिलिटेरियनिज्म में आइडियलिज्म को लाते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म में, बिकॉज ऑफ टू फ्लॉज ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। तो वो आइडियलिज्म को यूटिलिटेरियनिज्म में क्यों लाते हैं, क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म में दो कमियां थी। कौन कौन सी, एक्सेसिव मटेरियलिज्म, क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म में अत्यधिक भौतिकवादिता थी, अत्यधिक भौतिकवादिता से वह प्रेरित था। और एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म था, मतलब सोसाइटी को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी, बल्कि इंडिविजुअल के जो इंटरेस्ट हैं उनको ज़्यादा, प्लेजर और पेन को ज़्यादा महत्वता दी जा रही थी। तो इसलिए मिल
यूटिलिटेरियनिज्म में आइडियलिज्म को ला के उसको रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। एंड बिकॉज द मैनर इन विच मिल रिवाइज यूटिलिटेरियनिज्म इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय यूटिलिटेरियनिज्म। और जिस तरह मिल जो है तो यूटिलिटेरियनिज्म को रिफॉर्म करने की सोच रहे हैं, वो यूटिलिटेरियनिज्म को अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय ही कर देगा। फॉर दिस रीजन मिल इज कंसिडर एज पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर। और इस कारण से मिल को एक ऐसे शिष्य की तरह देखा जाता है जिसने अपने मास्टर्स की लर्निंग को मिट्टी में मिला दिया। स्टेटमेंट क्या है मिल का स्टेटमेंट है कि इट इज़ बेटर टू बी अ मैन डिससेटिस्फाइड रेदर देन बीइंग अ पिग सेटिस्फाइड। तो एक व्यक्ति का डिससेटिस्फाइड होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किससे? कि एक पिग के सेटिस्फेक्शन से। फिर वो आगे कहते हैं कि इट इज़ बेटर टू बी अ सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड। तो सोक्रेटिस अगर डिससेटिस्फाइड है वो ज़्यादा अच्छा है अगर एक फूल सेटिस्फाइड है उससे। तो बेंथम की क्या पोजीशन है? बेंथम कहते हैं कि प्लेजर इज अ प्योरली क्वांटिटेटिव टर्म, उसको मापा जा सकता है, क्वांटिटेटिव टर्म है। इसका मतलब है प्लेजर डिफर्स ओनली इन क्वांटिटी नॉट इन क्वालिटी। तो प्लेजर केवल है ना, प्लेजर की क्वांटिटी में कोई मतलब डिफरेंस नहीं होता है, उसकी मतलब क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, केवल क्वालिटी में उसमें उसके मतलब प्लेजर जो है तो वो केवल क्वांटिटी में डिफर नहीं करता। मतलब जो प्लेजर है वो नॉट इन क्वालिटी। तो प्लेजर डिफर ओनली इन क्वांटिटी, प्लेजर केवल क्वांटिटी में डिफर करता है, क्वालिटी में नहीं। फॉर एग्जांपल मनी इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर, मनी प्लेजर का सोर्स है। और फॉर बेंथम सोर्स ऑफ मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट वेदर बाई पुटिंग लेबर यू अर्न और बाई ब्रेव और आइदर मनी बाई स्टीलिंग। तो इसे मनी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। तो बेंथम के लिए सोर्स ऑफ मनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपने मनी को कैसे हासिल की, आपने अपना लेबर लगाया, आपने ना जो है तो रिश्वत ली, आपने मनी को चोरी किया, इससे बेंथम को कोई मतलब नहीं। बेंथम का मतलब है अगर हैप्पीनेस अगर पैसे से आपको सुख मिलता है तो पैसा होना चाहिए, बस बात खत्म। इसका मतलब है कि नथिंग इज राइट और रॉन्ग इन एब्सोल्यूट सेंस, मतलब कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं है एब्सोल्युटली। तो ये काइंड ऑफ इथिकल रिलेटिविज्म है। वेदर अ पर्सन अर्न्स मनी और पावर बाय राइट और रॉन्ग मीन इट डज नॉट मैटर। तो एक व्यक्ति के लिए यह मायने नहीं रखता है कि वो पैसे सही तरीके से कमा रहा है या गलत तरीके से, क्या मैटर करता है कि पैसा कमाए। थिंग्स आर राइट और रॉन्ग डिपेंड अपॉन कॉन्सिक्वेंसेज। तो थिंग्स चीज़ें सही रहेंगी या गलत रहेंगी वो किस चीज़ पर निर्भर करेगा। अगर वो हमको प्लेजर प्रोवाइड कर रही हैं तो वो राइट होगा, और अगर पेन प्रोवाइड कर रही हैं तो रॉन्ग होगा। द फेमस स्टेटमेंट ऑफ बेंथम इज पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। तो बेंथम क्या कहते हैं कि पुष्पिन यानी एक गेम है जो बच्चे खेलते हैं, वो पोएट्री के बराबर है। फॉर बेंथम वेदर अ पर्सन इज ड्राइंग अ प्लेजर बाई रीडिंग अ पोएट्री और प्लेइंग गेम इट डज नॉट मैटर। तो एक व्यक्ति चाहे वह पोएट्री को रीड करके आनंद उठा रहा है या एक गेम खेल के आनंद उठा रहा है, बेंथम के लिए दोनों एक चीज़ है ना, कोई दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं। व्हाट इज़ द सेंट्रल प्रीमाइज ऑफ बेंथिज्म? तो बेंथिज्म का सेंट्रल प्रीमाइज क्या है कि प्लेजर एक प्योरली क्वांटिटेटिव टर्म है और ह्यूमन बीइंग डू नॉट डिफर फ्रॉम ईच अदर, ऑल आर प्लेजर सीकिंग। तो प्लेजर एक क्वांटिटेटिव टर्म है और ह्यूमन बीइंग आपस में है ना, ह्यूमन बीइंग आपस में एक समान है, उनमें कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति प्लेजर को सीख करता है, हर व्यक्ति प्लेजर के पीछे भागता है। अब देखते हैं कि मिल की क्या पोजीशन है। तो मिल इज आल्सो आ यूटिलिटेरियन, मिल आल्सो कंसिडर यूटिलिटी एज द अल्टीमेट गाइड ऑफ ह्यूमन एक्शन। तो मिल भी एक यूटिलिटेरियन थिंकर हैं और वो भी ये मानते हैं कि यूटिलिटी किसी भी ह्यूमन एक्शन का अंतिम गाइड होनी चाहिए। लेकिन मिल रीडिफाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, लेकिन मिल ने यूटिलिटी की कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन किया। कैसे?
मिल कहते हैं कि आई रिगार्ड यूटिलिटी एज द अल्टीमेट डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन एक्शन। तो मैं यूटिलिटी को ह्यूमन एक्शन के टर्मिनेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अल्टीमेट मतलब मानता हूँ कि ह्यूमन एक्शन को अगर कोई चीज़ डिटरमाइन कर सकती है तो वो क्या है, यूटिलिटी है। लेकिन यूटिलिटी हैज़ टू बी अंडरस्टूड इन द वाइडेस्ट सेंस, लेकिन यूटिलिटी को एक ब्रॉड सेंस में समझना चाहिए, मतलब बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन एज अ प्रोग्रेसिव बीइंग। तो इसे हमें यूटिलिटी को वाइडेस्ट सेंस में समझना चाहिए, जो कि व्यक्ति के एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति होने का प्रमाण हो, है ना। तो अगर यूटिलिटी की अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ पर आधारित होनी चाहिए, एक प्रोग्रेसिव मैन एज अ प्रोग्रेसिव ह्यूमन बीइंग के तौर पर। बेंथम हेल्ड दैट ऑल ह्यूमन एक्शंस आर गाइडेड बाय टू सॉवरेन मास्टर्स, दैट इज प्लेजर एंड पेन। तो बेंथम का कहना था कि सभी ह्यूमन एक्शन दो सॉवरेन मास्टर से गाइड होते हैं, प्लेजर और पेन से, और बोथ डिटरमाइन बोथ, दैट इज व्हाट आट टू डू एंड व्हाट शैल डू। तो वो चीज़ें वो कौन क्या क्या डिटरमाइन करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और क्या किया जाएगा। मिल आल्सो सेज दैट इट इज़ ट्रू टू रिगार्ड यूटिलिटी एज द अल्टीमेट डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन एक्शन। मिल भी कहते हैं कि यह सत्य है और यह इसमें कोई गलत नहीं है अगर हम यूटिलिटी को किसी भी ह्यूमन एक्शन का करने के लिए अल्टीमेट डिटर्मिनेंट माने, तो इसमें कोई गलती नहीं है। मतलब यूटिलिटी को हम सॉवरेन मास्टर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यूटिलिटी हैज़ टू बी अंडरस्टूड इन वाइडेस्ट सेंस। तो लेकिन यूटिलिटी को हमें एक ब्रॉड फ्रेमवर्क, ब्रॉड माइंडसेट से समझना पड़ेगा। तो यूटिलिटी वाइडेस्ट सेंस में कैसे अंडरस्टैंड की जाएगी, तो यूटिलिटी माने हैप्पीनेस। तो मिल रिगार्ड यूटिलिटी इज हैप्पीनेस इन वाइडेस्ट सेंस। तो जो मिल हैं वो यूटिलिटी को वाइडेस्ट सेंस में इस तरह देखते हैं कि वो यूटिलिटी को प्लेजर या प्लेन नहीं देखते हैं कि प्लेजर है या पेन है, इस तरीके से नहीं देखते हैं। वो हैप्पीनेस, यूटिलिटी को हैप्पीनेस की तरह हैप्पीनेस मानते हैं, है ना, और वही उसे वाइडेस्ट सेंस में देखते हैं कि हैप्पीनेस है। नैरो सेंस में यूटिलिटी क्या है, प्लेजर है। और मिल रिगार्ड यूटिलिटी इज प्लेजर इज नैरो सेंस। तो अगर हम जो है तो प्लेजर के यूटिलिटी को ये सोचते हैं कि ये केवल प्लेजर मात्र है, तो फिर ये एक नैरो सेंस होगा। तो अदर हमें इसे हैप्पीनेस के रूप में देखना चाहिए। प्लेजर, मिल कंसीडर प्लेजर एज अ मटेरियलिस्टिक दैट इज अर्नड बाय पॉजेसिव मटेरियल थिंग्स। तो जो मिल हैं उन्होंने प्लेजर को क्या माना है, एक मटेरियलिस्टिक चीज़ मानी है, जिसे हम अपनी जो मटेरियल थिंग्स है उसके पजेशन से हासिल करते हैं। फॉर्मल प्लेजर इज इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। तो मिल के लिए प्लेजर जो है तो इंडिविजुअलिस्टिक है, मतलब ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। क्या, प्लेजर डिपेंड अपॉन डायरेक्ट एक्सपीरियंस। प्लेजर हमारे स्वयं के अनुभव पे, यानी जब हम डायरेक्टली किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तब हमें प्लेजर मिलता है। तो प्लेजर इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो प्लेजर किसकी प्रॉपर्टी होगी फिर, ऑब्जेक्टिव मटेरियल की, विच इज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस बाय इंडिविजुअल, जो कि व्यक्ति के सीधे एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है। मतलब यहाँ पर एक नोट है कि वनली मिल मेकिंग डिफरेंस ऑन यूटिलिटी एज वाइडेस्ट सेंस, बेंथम डू नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो ये केवल मिल हैं जो ये यूटिलिटी को वाइडेस्ट सेंस और नैरो सेंस में देखते हैं, बेंथ ने ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं दिया है। चलिए हैप्पीनेस के बारे में पढ़ते हैं। तो मिल कहते हैं कि हैप्पीनेस इज द वाइडर देन प्लेजर। तो हैप्पीनेस जो है तो प्लेजर से वाइडर है। कैसे, समटाइम्स वी गेट हैप्पीनेस इनडायरेक्टली मीन्स इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन। तो कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हम हैप्पीनेस इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से प्राप्त कर लेते हैं, है ना, बिना डायरेक्ट एक्सपीरियंस किए हम हैप्पीनेस को प्राप्त कर लेते हैं। इट कैन बी बाई इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस मीन्स when you sacrifice your hunger for someone else who is more hunger than you, maybe you are not getting materialistic happiness but you get spiritual happiness, spiritual happiness। तो मिल का कहना है कि कभी कभी हम जो हैप्पीनेस है वो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से भी प्राप्त कर लेते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल एक कोई भूखा
व्यक्ति है जो आपसे ज़्यादा भूखा है और आपने अपने भोजन को उस व्यक्ति को दे दिया, तो हो सकता है कि आपको भोजन खाने का आनंद ना मिला हो, है ना, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस आपको ना मिली हो भोजन प्राप्त करने की, लेकिन आपको एक आत्मा के आपको एक संतोष मिलता है कि हाँ यार हमने अच्छा काम किया, तो अब आपको इनडायरेक्ट प्लेजर हो रहा है कि मैंने एक आज बहुत अच्छा काम किया। तो ये इस चीज़ की बात करते हैं। बेंथम डज नॉट मेक डिफरेंस इन प्लेजर एंड हैप्पीनेस बट मिल मेक डिफरेंस। तो बेंथम प्लेजर और हैप्पीनेस में कोई अंतर नहीं करते हैं। ये कौन करता है? ये मिल करते हैं। फॉर मिल प्लेजर इज नैरो, मिल के लिए प्लेजर नैरो है। वेयर एज हैप्पीनेस इज ब्रॉड, जबकि हैप्पीनेस एक बृहद रूप है। हैप्पीनेस इज ब्रॉड बिकॉज इट इंक्लूड्स हैप्पीनेस ऑफ अदर। हैप्पीनेस क्यों ब्रॉड है, ये क्यों बृहद है? क्योंकि यह दूसरों की हैप्पीनेस को भी कंसिडर करती है, दूसरों की हैप्पीनेस को भी इंक्लूड करती है। प्लेजर इज सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर फिजिकल बॉडी, वेयर एज हैप्पीनेस इज सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर सोल। तो प्लेजर जहाँ पर हमारे बॉडली सेटिस्फैक्शन, अगर हमारी बॉडी को सेटिस्फाई, हमारी फिजिकल बॉडी को अगर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उसे हम प्लेजर कहेंगे। लेकिन हैप्पीनेस कब होगी? हैप्पीनेस जब हमारी सोल को सेटिस्फैक्शन मिलता है, जब हमारी सोल जो है सेटिस्फाई होती है, संतुष्ट होती है, तो फिर हमें हैप्पीनेस प्राप्त होता है। प्लेजर इज मटेरियलिस्टिक एंड हैप्पीनेस इज स्पिरिचुअलिस्टिक, है ना। इसलिए प्लेजर क्या है? एक मटेरियलिस्टिक है ना, प्लेजर मटेरियलिस्टिक है, हैप्पीनेस स्पिरिचुअलिस्टिक है। तो प्लेजर भौतिकवादी है और हैप्पीनेस अध्यात्मवादी है। लाइक बेंथम, मिल आल्सो रिगार्ड यूटिलिटी एज द अल्टीमेट डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन एक्शन, बट मिल रिगार्ड यूटिलिटी इन द ब्रॉडेस्ट सेंस। तो फिर से वही क्वेश्चन कि मिल की तरह जो है बेंथम की तरह मिल भी यूटिलिटी को अल्टीमेट डिटर्मिनेंट मानते हैं किसी भी ह्यूमन एक्शन के लिए, लेकिन यूटिलिटी को वो ब्रॉड सेंस में देखते हैं। तो रिगार्डिंग यूटिलिटी इन ब्रॉडर सेंस इज डिपेंडेंट अपॉन कंसिडरिंग मैन एज अ प्रोग्रेसिव बीइंग। तो अगर हम यूटिलिटी को ब्रॉडर सेंस में देखते हैं तो हमें मैन को एक प्रोग्रेसिव ह्यूमन बीइंग की तरह देखना पड़ेगा। इसका मतलब है एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस। तो प्रोग्रेसिव ह्यूमन बीइंग अगर मैन है तो वो उसके पास एबिलिटी होगी कि वो प्लेजर और पेन में डिफ्रेंसिएशन कर सके। और वो किस पर निर्भर है? वो डिपेंडेंट है मैन के प्रोग्रेसिव होने से। अगर मैन प्रोग्रेसिव है, मैन समझता है, क्या समझता है? प्लेजर और प्लेन में अंतर, तभी यूटिलिटी को ब्रॉड सेंस में देखा जा सकता है। तो प्रोग्रेसिव रिप्रेजेंट क्या? एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो प्रोग्रेसिवनेस क्या रिप्रेजेंट करती है कि अगर हमारा एवोल्यूशन होता है। मैन एज प्रोग्रेसिव बीइंग मीन्स, मैन का एज अ प्रोग्रेसिव बीइंग क्या मतलब है कि मैन इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल। क्या मैन इज प्रोग्रेसिव बीइंग मतलब कि मैन जो पशुओं से अलग है। कैसे? बिकॉज मैन हैज रीजन, क्योंकि मैन के पास रीजन है। वेयर एज एनिमल नो ओनली सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर, जबकि जो पशु होता है वो केवल अपने जो उसकी जो डिजायर होती है उसके सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचता है, उसके सेटिस्फैक्शन के बारे में जानता है। दस देयर इज डिफरेंस इन प्लेजर एंड हैप्पीनेस, इसलिए प्लेजर और हैप्पीनेस अंतर तो है। हैप्पीनेस इज मोर डिजायरेबल ओवर पेन, और मिल के लिए हैप्पीनेस ज़्यादा डिजायरेबल है पेन से। कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाई पर्सन हु हैव रीजन, और हैप्पीनेस केवल किसके द्वारा समझी जा सकती है? केवल उसी पर्सन के द्वारा समझी जा सकती है जिसके पास रीजन होगा। इसलिए मिल कहते हैं कि इट इज़ बेटर टू बी अ मैन डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड, है ना। तो एज पर मिल देयर हैज़ टू बी डिफरेंस बिटवीन मैन एंड पिग। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि मिल के अनुसार एक व्यक्ति में और एक सुअर में अंतर होना चाहिए। मैन विल नेवर गेट सेटिस्फाइड इन व्हाट पिग विल ड्रा सेटिस्फैक्शन, और मैन उन चीज़ों से तो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता जिन चीज़ों से एक सुअर सेटिस्फाई होता है। जिन चीज़ों से एक सुअर सेटिस्फाई होता है, क्या एक व्यक्ति उस चीज़ों से सेटिस्फाई हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता है। बिकॉज पिग इज कंट्रोल्ड बाई एपेटाइट, पिग अपनी जो है तो भूख से, अपनी चाहतों से ज़्यादा, अपनी डिजायर से ज़्यादा नियंत्रित होता है। पिग डज नॉट हैव रीजन, पिग के पास रीजन नहीं है। लेकिन मैन इज अ प्रोग्रेसिव बीइंग, उसके पास रीजन है पिग के मुकाबले। तो मैन एक प्रोग्रेसिव बीइंग है इसलिए उसके पास रीजन है। मिल आल्सो सेज दैट इट इज़ बेटर टू बी सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नॉट ओनली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल, देयर इज आल्सो अ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड मैन, है ना। तो ना केवल मैन और एनिमल में अंतर है, बल्कि मैन में भी अंतर।
इसका क्या मतलब है? सम मैन आर हैविंग मोर रीजन एंड फॉर दैट मिल यूजेस द टर्म यूजेस द टर्म सम आर सोक्रेटिस और सम आर और मैन ऑफ गॉड। तो कुछ व्यक्तियों के पास ज़्यादा रीजन होता है, तो उन लोगों के लिए मिल क्या क्या टर्म यूज करता है? सोक्रेटिस का। मैन ऑफ गोल्ड होते हैं जिनके पास ज़्यादा रीजन होता है, और कुछ लोगों के पास लिमिटेड रीजन होता है। तो व्हाट इज़ द सेंट्रल प्रीमाइज ऑफ मिल्स टोटलिटेरियन? तो मिल के जो टोटलिटेरियन का कॉन्सेप्ट है उसका कोर बिंदु क्या है? तो नॉट ओनली प्लेजर डिफर इन क्वालिटी बट पीपल आल्सो डिफर इन क्वालिटी। तो न केवल प्लेजर क्वालिटी में डिफर करता है बल्कि पीपल भी क्वालिटी में डिफर करते हैं, है ना। तो जो एक सोक्रेटिस है ना, तो प्लेजर भी क्वालिटी में डिफर करता है। जो प्लेजर एक पिग को होता है वो एक मनुष्य को नहीं हो सकता, और लोग भी आपस में क्वालिटी में डिफर होते हैं कि सोक्रेटिस की क्वालिटी अलग है, एक साधारण व्यक्ति की क्वालिटी अलग है। When Mill says pleasure is qualitative, he renders the philosophic calculus devised by Bentham as useless because utility cannot be measured। तो जब मिल कहते हैं कि प्लेजर एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, तो वो बेंथम के द्वारा इजाद किए गए फिलोसफिक कैलकुलस को धता बता देते हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी को तो नापा ही नहीं जा सकता है। क्वालिटी को नापा ही नहीं जा सकता है, वो कितना अच्छा है कितना बेकार है इसको आप थोड़ी नाप सकते हैं। कोई चीज़ कितनी मीठी है कितनी खट्टी है इसको तो नाप नहीं सकते, तो क्वालिटी है। बेंथम्स प्रिंसिपल ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर इज अ गाइड फॉर पब्लिक पॉलिसी, वेयर एज मिल्स यूटिलिटी इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल्स कंट्रैक्ट और एथिक्स। तो जो बेंथम का प्रिंसिपल है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का, वो पब्लिक पॉलिसी का एक कुंजी हो सकती है, पब्लिक पॉलिसी के लिए कुंजी हो सकती है। लेकिन जो मिल्स के जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का, वो ह्यूमन कंडक्ट को गाइड करता है, एथिक्स को गाइड करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मिल इज अ पीटर हु डिनाइज हिज मास्टर। तो मिल एक ऐसा शिष्य था जिसने अपने मास्टर की लर्निंग को धता बता दिया। इन क्वेस्ट टू रिफॉर्म बेंथिज्म मिल अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय बेंथिज्म। तो बेंथ को मिल जो है तो बेंथ को सुधारने चला था, और वो इतना सुधार उसको मिल ने बेंथम को इतना ही बेंथिज्म को इतना ज़्यादा सुधार दिया कि अब वो उसको ख़त्म ही कर दिया। मिल हैज आल्सो डिस्ट्रॉय यूटिलिटेरियनिज्म बट एक्चुअली मेड इट मोर रिलेवेंट। तो ये कहा जाता है कि मिल हैज नॉट डिस्ट्रॉय यूटिलिटेरियनिज्म बट एक्चुअली मेड इट मोर रिलेवेंट। तो मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि उसे ज़्यादा प्रासंगिक बना दिया, ऐसा कहा जाता है ना। तो चलिए मिल के लिबर्टी के ऊपर क्या थॉट्स थे वो थोड़ा सा जानते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ सेड दैट इफ़ देयर इज एनी वन हु इज लिबरल इट इज़ मिल। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लिबरल है तो वो मिल है। क्या सिग्निफिकेंस? लिबर्टी इज द की प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म, और लिबर्टी लिबरलिज्म का महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। नो स्कॉलर बिफोर मिल हैज एवर ट्राइड टू एक्सप्लेन द आइडल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो मिल के पहले ऐसा कोई थिंकर नहीं हुआ जिसने लिबर्टी के बारे में एक ना लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, है ना। उससे पहले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ था, कोई ऐसे फिलोसफर नहीं हुआ था। इन लिबरलिज्म इज एन एग्जॉस्टिव इन है ना कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इन एन एग्जॉस्टिव मैनर। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति लिबरलिज्म में नहीं हुआ जिसने आइडिया और कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी को एग्जॉस्टिव मैनर में, मतलब बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। वी सी द रेफरेंस टू द लिबर्टी इन जॉन लॉक एज नेचुरल राइट, हाउएवर लॉक हैज़ नॉट गिवन एनी डिटेल्ड व्यू ऑन लिबर्टी। तो हम जो लिबर्टी का डिफरेंस है वो जॉन लॉक में तो देखते हैं जब वो नेचुरल राइट की बात करता है, लेकिन लॉक ने भी लिबर्टी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, मतलब कोई डिटेल्ड व्यू लिबर्टी के बारे में नहीं देता। वो केवल राइट टू लाइफ लिबर्टी, केवल लॉक की क्या बात करता है, राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात करता है। वो लिबर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। रेदर लॉक हैज़ गिवन डिटेल्ड व्यू ऑफ राइट। तो लॉक ने
किस चीज़ का डिटेल व्यू दिया है? राइट के बारे में ज़्यादा बताया, लिबर्टी के बारे में नहीं बताया। राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा बताया। दैट मेक लॉक एज ए स्कॉलर ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। हाँ, तो ये जो राइट्स के बारे में चिल्ला रहा है कौन? लॉक। तो ये इसे कह सकते हैं कि जो है तो लॉक एक कैपिटलिस्ट क्लास का स्कॉलर था। और मैकफर्सन लॉक को क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट क्लास का स्कॉलर कहते हैं, कैपिटलिस्ट क्लास का स्कॉलर कहते हैं, कैपिटलिस्ट और स्कॉलर ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। तो पजेसिव इंडिविजुअलिज्म की जो एक फिलॉसफी है उसका स्कॉलर है कौन? लॉक। आफ्टर लॉक अदर स्कॉलर फॉर एग्जांपल बेंथम एम्फसाइज मोर ऑन यूटिलिटी रेदर देन लिबर्टी। तो लॉक के बाद जो स्कॉलर हुए हैं फॉर एग्जांपल बेंथम, उन्होंने यूटिलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, लिबर्टी के ऊपर कम ध्यान दिया है। इम्पैक्टेड एज लिबरलिज्म गॉट रिड्यूस्ड टू जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटलिज्म। जिसने लिबरलिज्म को इम्पैक्ट किया, कैसे कैसे कि लिबरलिज्म एक जस्टिफिकेशन बन गया किसका? कैपिटलिज्म का। एवरी स्कॉलर कंसंट्रेटेड ऑन यूटिलिटी और प्रॉफिट, राइट टू प्रॉपर्टी। तो हर स्कॉलर ने या तो यूटिलिटी के बारे में बताया, तो प्रॉफिट के बारे में बताया, या राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताया। लिबर्टी के बारे में किसी ने इतना डिटेल से बात नहीं की। लिबरलिज्म इज मोर देन कैपिटलिज्म। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट टू डिफेंड द राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम टू मेक मनी, रेदर देन लिबरेशन स्टैंड फॉर लिबर्टी ऑफ मैन फ्रॉम कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन, सुपरस्टिशन। तो जो लिबरलिज्म है वो कैपिटलिज्म से कहीं ज़्यादा बढ़ के है। क्यों? क्योंकि जो है तो जो लिबरलिज्म है वो है, और जो है तो लिबरलिज्म केवल राइट टू प्रॉपर्टी या कि मनी बनाने का जो फ्रीडम है उसके बारे में बात नहीं करता है ना। केवल उसका कंसर्न, लिबरलिज्म का केवल कंसर्न ये नहीं है कि हम राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें या कि हमको मनी, पैसा बनाने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। केवल वो उतने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो किस चीज़ की बात करता है? वो बात करता है लिबर्टी ऑफ मैन की, है ना। लिबर्टी ऑफ मैन किससे? कस्टम से, ट्रेडिशन से, रिलीजन से, सुपरस्टिशन से। तो वो मैन को कम्प्लीटली लिबरेट करना चाहता है, उसके कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशन है, रिलीजन है, सुपरस्टिशन से, ये बातें हैं। चलिए, टू स्कूल ऑफ थॉट ऑन लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म में दो स्कूल ऑफ थॉट आते हैं। पहला है यूटिलिटेरियन का, जो बेंथम के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। बेंथम यूटिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं लिबर्टी के कंपेयर में, और उसको कोर वैल्यू मानते हैं लिबरलिज्म का। तो बेंथम यूटिलिटी को लिबरलिज्म की कोर वैल्यू मानते हैं। मतलब अगर प्रॉफिट किसी चीज़ से मिल रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात हो रही है, तब तो लिबरलिज्म की बात सही है। किसके लिए? बेंथम के लिए। लेकिन जो लिबर्टेरियंस हैं वो लिबर्टी को ज़्यादा महत्व देते हैं, और लिबर्टी का है से कस्टम से, ट्रेडिशन से। और इस तरह मिल यूटिलिटेरियन, तो मिल किस कैटेगरी में आता है? यूटिलिटेरियन, मिल लिबर्टेरियन कैटेगरी में आता है। तो मिल किस कैटेगरी में आता है? लिबर्टेरियन कैटेगरी में आता है, और बेंथम यूटिलिटेरियन कैटेगरी में आता है। तो मिल्स व्यू ऑन लिबर्टी इज दैट लिबर्टी इज अ की वैल्यू ऑफ लिबरलिज्म। तो मिल्स का जो व्यू है लिबर्टी पे, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि लिबर्टी एक कोर वैल्यू है किसकी? लिबरलिज्म की। देन इफ एनी वन इज रिगार्डेड एज लिबरल ही इज मिल। अगर किसी व्यक्ति को लिबरल कहा जा सकता है तो वो कौन होगा? मिल होगा। बिकॉज नो वन बिफोर द मिल एंड नो वन आफ्टर मिल with the exception of Isaiah Berlin ever dealt with the concept of liberty found liberalism in detailed and even, है ना। तो जो क्यों उसको लिबरल कहा जाएगा? अगर कोई व्यक्ति है जिसे लिबरल कहा जाएगा तो मिल को कहा जाएगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ना तो मिल के पहले ना मिल के बाद, हालांकि जाया बर्लिन ने लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को डिटेल व्यू में समझाने का प्रयास किया था, लेकिन उनका भी थोड़ा सा कुछ
मिल के बराबर तो नहीं किया था, है ना। इवन इजाया बर्लिन वर्क वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय मिल, और इवन इजाया बर्लिन का जो वर्क था वो भी मिल से प्रभावित था। मिल इस्टेब्लिश फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो मिल ने फ्रीडम और स्पीच की वकालत की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द लिबरलिज्म इज मोर देन कैपिटलिज्म, दैट इज लिबरलिज्म इज अबाउट लिबर्टी। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू क्या है लिबरलिज्म की, ये कैपिटलिज्म से बढ़ के है। मतलब लिबरलिज्म लिबर्टी की बात करता है, यूटिलिटी की बात करता ही है, लेकिन ये जस्ट यूटिलिटी नहीं है, ये उससे जब बढ़ के है, ये लिबर्टी की बात करता है। मिल डिस्क्राइब लिबर्टी एज पब्लिक गुड एंड ही गेव हिज फेमस हार्न प्रिंसिपल एंड जस्टिफिकेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो मिल जो है तो लिबर्टी को एक पब्लिक गुड की तरह देखता है, और अपना एक जो होता है तो हार्न प्रिंसिपल, जो उसका एक फेमस प्रिंसिपल है, उसको देता है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की वकालत करता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही राय देते हैं, मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।